तालिबान ने जिस तरह से 2 दिन पहले काबुल पर कब्जा किया और उसके बाद जिस तरह के दृश्य वहां पर देखने को मिल रहे हैं, और हिंदुस्तान की मीडिया की अगर हम बात करते हैं, अगर आप टीवी चैनल्स देखते हैं तो उस पर आप ये देख रहे होंगे कि हमारी मीडिया किस तरह से वाबेला मचा रही है और यह हंगामा किया जा रहा है कि अपने ही भाइयों को यानी मुसलमानों को ही अब बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तालिबान बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते, बच्चियों को मदरसे नहीं जाने देते, बच्चियों के ऊपर जुल्म करते हैं। उसके अलावा ज़रा सी बात पर गोली चलाई जाती है। 20 साल पहले के नज़ारे दिखाए जा रहे हैं, 20 साल पुरानी फुटेज दिखाई जा रही है। लेकिन इस बार जिस तरह से तालिबान ने बिना हथियार उठाए हुए पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, एक भी शॉट, एक भी दृश्य ऐसा नहीं मिलता कि तालिबान ने कहीं पर भी बंदूक उठाई हो। लेकिन उसके बावजूद लगातार भारतीय मीडिया के पेट में दर्द हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत में देखा जाए, जिस तरह के मजालिम मोदी सरकार में 2014 के बाद दलितों पर, मुसलमानों पर और ईसाइयों पर हो रहे हैं, पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पर जिस तरह से मुसलमानों को काटने की बात कही जाती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है नामचार के लिए और 24 घंटे के अंदर अंदर उनको जमानत मिल जाती है। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, इस तरह के दर्जनों मामले हैं और मीडिया उस पर खामोश रहती है, कोई बहस नहीं होती, कोई उस पर ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरह से ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसके साथ ही पिछले 75 सालों में जिस तरह से हमने अभी 2 दिन पहले ही आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया, लेकिन इंटरनेशनल तौर पर जो विदेशी मामलों के जानकार हैं और खुद हमारे भारत में यहां तक के सुब्रमण्यम स्वामी भी इस चीज पर सवाल उठा रहा है कि मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही है विदेश नीति में, बिल्कुल नाकाम रही है, अमेरिका का पिट्ठू बनकर रही है। और जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, चाहे वो हम चाइना की बात करें, चाहे वो हम पाकिस्तान की बात करें, रशिया की बात करें, यहां तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश की बात करें, तमाम महाज पर हमारी सरकार नाकाम रही है। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल रहमान आबिद साहब, जिनको आप अक्सर टीवी चैनल्स पर देखते रहते होंगे, अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। अब्दुल रहमान साहब, क्या कहेंगे मीडिया के इस रवैये पर? देखिए, हमारा मीडिया जो है वो इस वक्त मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। और आप अगर टीवी चैनल्स को देखिए तो मैं तो पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, तालिबान तो 4 दिन से आए हैं, काबुल में तो 3 दिन से आए हैं जी। लेकिन पिछले 10 दिनों से तालिबान की जो पेशकदमी जब से शुरू हुई थी तो हमारे मीडिया ने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए थे। असल में ये मक्कारी है इनकी। चूँकि एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं यहाँ पर आपके व्यूवर्स के लिए कि इन्हें अफ़गानिस्तान के मुसलमानों से कोई हमदर्दी और मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। इन्हें तो इस्लाम से नफ़रत है और चूँकि तालिबान इस्लाम का नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत इस्लामी हुकूमत होगी, इसलिए ये छाती पीट रहे हैं। हम भी कहते हैं ठीक है भाई, बहुत अच्छा, पीट लो तुम भी। मुहर्रम का महीना चल रहा है, मुहर्रम का अशरा है, मुसलमान भी बहुत से मातम करते हैं, तो भाई ठीक है, टीवी स्टूडियो में भी पिछले 4 दिनों से मातम हो रहा है। गम है, दहशत है, अफसोस है, दर्द है, मातम है और मगरमच्छ के आंसू है सारा ड्रामा। वो सिर्फ कैमरे की हद तलक है। और नाम क्या है कि साहब तालिबान आ गए, वहाँ की मुसलमान औरतों का क्या होगा, वहाँ की लड़कियों का क्या होगा, वहाँ की बच्चियों का क्या होगा, वो पढ़ने जाएंगी कि नहीं जाएंगी, वो घरों में तो कैद कर दी जाएंगी, काल कोठरियों में बंद करके उन्हें तो घोट के मार दिया जाएगा। वही जैसा आपने अभी अपने इंट्रो में कहा था, 20-20 साल पुरानी वो तस्वीरें उस ज़माने की दिखा करके कि जिनको जराइम पर सज़ा देने का
भैया सवाल ये है कि हम अपने मुल्क में हमने जो भी एक कानून बनाया था 1947 में, हम अपने उस कानून पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसके बाद भी जो कानून हम बनाते हैं, अभी यहाँ तो हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक तरह से जैसे वो गैंग वार चलाते हैं ना भाई लोग, बिल्कुल उस तरह से पार्लियामेंट में कई बिल इसी तरह से पार करा लिए, पास नहीं कराए पार करा लिए गैंगवार की तरह से, बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से। 370 जब हटाया आपने देखा नहीं पार्लियामेंट में क्या हचरतार किस तरह से किया गया था ड्रामा, क्या वो संवैधानिक था? चूंकि संविधान कहता है कि जब तक कश्मीर की असेंबली विधानसभा वहां की उसको मंजूरी न दे दे, जब तक उसमें तरमीम नहीं हो सकती, और यहाँ भाई लोग जो है वो बैठे हुए हैं तरमीम करके कि हमने कर दी, कर लो क्या करोगे। तो भैया एक तरफ तो तुम अपने मुल्क में मुठमर्दी चलाओ दादा लोगों की तरह, और दूसरी तरफ दूसरे लोग अपने मुल्क में अगर अपने कवानीन चलाते हैं, अपना कानून अपनी मर्जी का बनाना चाहते चलाना चाहते हैं, उस पर तुम जो है यहाँ 1500 किलोमीटर दूर से बैठ कर के जो है तोपे दागते हो कि ये तो वो आ गया, ये तो फला आ गया। अरे भाई तुम कौन होते हो खामखा जबरदस्ती? तो ये हमारा मीडिया जो ड्रामेबाजी कर रहा है, ये असल में देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली एक बात बता दूं कि मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया में पिछले 35-40 साल से मुस्तकिल एक प्रोपेगेंडा वार चलाई जा रही है। पिछली बार भी जब 96 में मुल्ला उमर की सरकार तालिबान की शक्ल में वहाँ आई थी, तो उन्होंने वहाँ से अफीम की खेतियाँ बंद कर दी थी, वहाँ चोरी चकारी होना बंद कर दी थी। वहाँ जो लोग गए हैं, मैंने उनकी तहरीरें पढ़ी थी उसी ज़माने में, उन्होंने बताया कि जैसे ही अजान हुई तो खुली दुकानें छोड़ करके चादर डाली सामान के ऊपर और मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने चले गए। आधे घंटे में नमाज पढ़ के आए, कोई अगर एक तिनका भी छेड़ देता हो, वहाँ टच करता हो, ऐसा निज़ाम था उनका। तो उनको आप बताते हो कि साहब वो तो तालिबान हैं, वो तो शैतान हैं, वो तो क्रूर हैं, वो तो फला हैं। अरे भैया हमारे यहाँ फांसी की सज़ा नहीं हो रही क्या रेप पे? हमारे अभी कल भी एक जज ने जो है कल ही सज़ा करी है एक केस में, एक बच्ची से किसी ने रेप किया था कमीने ने, तो उस पर जो है जो पॉक्सो कोर्ट है हमारी, उसने जो है सजाए मौत का ऐलान कर दिया, उसको सुना दी सज़ा। तो हमारे यहाँ सजाए मौत नहीं होती। तो जिसका मुल्क है उस मुल्क के लोग, वहाँ की हुकूमत अपने हिसाब से अपने कानून चलाते हो, तो उसमें जो है आप जा कर के वहाँ नहीं जी वो होगा। अरे भैया कम से कम पहले अपना एक कैरेक्टर तो बनाओ ना अपने मामले में, कि चित भी मेरी पट भी मेरी और खड़ी रह जाए तो मेरे बाप की। ये नहीं चलता। नरेंद्र मोदी जी का मिजाज असल में गुजरात से बना हुआ था कि वहाँ इन्होंने जो है बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड की तरह से जो है सरकार गुजरात की चलाई थी, और सेंटर में आए तो यहाँ इतनी भारी अक्सरियत इनको मिल गई कि इन्होंने पूरे मुल्क को भी जो है प्राइवेट लिमिटेड की तरह चला रखा है। और ये जितना गोदी मीडिया है ये सारा इनका खरीदा हुआ है। ये जो छाती पीट रहा है ना मीडिया, पीछे से मोदी जी जाकर के वहाँ पे बैकडोर से हमारे विदेश मंत्री और हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी वो तालिबान से बैकडोर से जाकर के बात करने की जुगत में लगे हुए, और यहाँ उनको सुबह से शाम तक हर वक्त पूरा मीडिया पिछले 20-25 दिनों से मैं देख रहा हूँ, हर वक्त उनको गालियाँ बक रहा है, हर वक्त उनको कोस रहा है बैठ करके। अरे यार वो रोटी तुम ही खाते हो, वो नहीं खाते क्या? अकल उन्हें नहीं होगी? हमें अगर अपने मुल्क के मफादात अजीज़ हैं तो उन्हें भी तो अपने मुल्क के मफादात अजीज़ होंगे ना। हमें अपने मुल्क के मफादात को देखना है तो हमें भी। अब्दुल रहमान साहब, जिस तरह से पिछले दिनों ख़ास तौर से पिछले 2-3 महीने के घटनाक्रम पर अगर निगाह डालते हैं अफ़गानिस्तान को लेकर के, तो अमेरिका लगातार तालिबान कमांडर से, लीडरों से बात कर रहा था, और बार बार ये कहा जा रहा था अमेरिका के ज़रिए कि हम सेफ पैसेज चाहते हैं, हम वापस जाना चाहते हैं। अभी जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट का बयान ये आया है कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, हमारी बातचीत चल रही थी और हम अपने लोगों को वापस बुला रहे थे, लेकिन अब इमरजेंसी हो गई है और हमें बुलाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो विदेश नीति पर पूरी तरह से काम कर रहे थे, जिसमें एक तो हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डभाल साहब और दूसरे विदेश मंत्री हमारे जयशंकर साहब। इन दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये दोनों फ्लॉप साबित हुए हैं, नाकाम साबित हुए हैं।
जिस तरह से अमेरिका ने वहाँ पर इतना बड़ा इन्वेस्ट किया, भारत को तैयार किया, भारत से भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करवाया, और भारत अमेरिका के कहने पर लगातार आगे बढ़ता चला गया तालिबान की दुश्मनी में। अब वो किस तरह अपने आप को इसमें एडजस्ट कर पाए? शकील भाई, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा 20 साल पीछे ले जाऊँगा। जब अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया था, उस वक़्त वाजपेयी जी की सरकार थी। वाजपेयी जी मुझे जानते थे और ये भी जानते थे कि ये बेबाक आदमी है, जो राय होगी वो क्लियर बताएगा। उन्होंने मुझे कुछ, उनके सामने सिचुएशन आई अफ़गानिस्तान की, उन्होंने एक साहब से कहा कि उसे फ़ोन करो। तकरीबन पौना घंटा मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा कि वाजपेयी जी को ये बात बताइए कि अब्दुर्रहमान आबिद ये कह रहा है कि भाई ये जो तालिबान हैं ये पश्तून हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे मोहसिन हैं, जिन्होंने हमें 1908 से लेकर के 20, 22, 30 तक 35 तक जो है हमें पनाह दी है। हमने जो अपनी जिला वतन हुकूमत हिंदुस्तान के बाहर जाकर के बनाई थी, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने, जिसका सदर जो है वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया था, और उसके प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह भोपाली थे, और वज़ीर जंग और वज़ीर दाखिला और वज़ीर डिफेंस वो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी थे। उस हुकूमत को बनवाने वाले यही पश्तून अफ़गान थे, ये हमारे मोहसिन हैं उस वक़्त से। लेकिन जब वाजपेयी जी को ये बात पता चली, और मैंने वो पूरी डिटेल समझाई, मैं इस वक्त इतनी लंबी बात नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने उसका असर ये लिया कि उस वक़्त पूरा दबाव अमेरिका का था कि किसी भी तरह से, चाहे आप जो है 1500 ही फ़ौजी भेजें, लेकिन भेजें वहाँ पे। जैसे नेटो की फ़ौज आई थी, 40-45 मुल्कों की फ़ौज आई थी कि हिंदुस्तान भी अपने फ़ौजी भेजे वहाँ पे, लेकिन वाजपेयी जी ने वहाँ नहीं भेजी, चूँकि वो समझदार आदमी थे, बीजेपी के ही थे वो भी, लेकिन समझदार थे। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तो इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो आरएसएस के वो कट्टरवाद की पूरी वो भरी हुई है कि किसी भी तरह से, चूँकि इनके दिमाग में बैठाया हुआ है असल में आरएसएस वालों ने नफरत मुसलमानों से और इस्लाम से, तो ये हर उस काम को पुण्य समझते हैं कि जिससे मुसलमानों को तकलीफ होती हो, जिससे इस्लाम पर अटैक होता हो। तो यहाँ पर जो है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इन्हें पता नहीं था, भाई मिनिस्ट्री में लोग एक से एक एक्सपर्ट होते हैं, सब पता होता है। आपने डोभाल साहब का नाम लिया, डोभाल तो वो आदमी है 7-8 साल पाकिस्तान में गुजार गया, अंडर कवर रह गया है वहाँ पे, तो वो तो चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, लोगों के मिजाज से वाकिफ़ है, हर चीज़ से वाकिफ़ है। एस जयशंकर पहले जो है हमारी वजारत खारजा में थे, सेक्रेटरी रहे, उन्हें भी खूब तजर्बा है। लेकिन इस नाकामी की असल वजह यह है जो हमारी सरकार की बुनियादी सोच है, क्योंकि हम अपना जो है, हमारे सरकार में जो बैठे हुए ये 2 आदमी हैं, ये चाहते हैं कि अपना मफाद तो हम हासिल करें, दूसरे का कुछ ना हो। तो ऐसा नहीं होता। देखिए तालिबान जो है उन्होंने 3 बार आपको इंडिकेशन दिया अभी भी कि साहब हिंदुस्तान अपने प्रोजेक्ट यहाँ पर पूरे करना चाहता है, उसका वेलकम, लेकिन हम हिंदुस्तान अगर फौज भेजेगा यहाँ पर तो वो बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे मुल्क में कोई खुदा न खास्ता कोई बात ऐसी आए और कोई पड़ोसी मुल्क हमारे यहाँ अपनी फौज भेजने लगे, हम बर्दाश्त करेंगे क्या उसको? हम 1 मिनट में जूता लेके खड़े हो जाएंगे कि तो होता कौन है भाई हमारे मुल्क की तरफ फौज भेजने वाला? तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत, ये गलत जो हिकमत अमली बनाई है, जो स्ट्रेटजी हमारी बनी है, वो गलत बनी है। और उस गलत स्ट्रेटजी को इस गोदी मीडिया ने सही साबित करने के लिए, जैसे यहाँ हिंदुस्तान में झूठ बोल बोल करके कि मरता मजलूम मुसलमान है, मारा जाता वो है, जंतर मंतर पे नारे उसके खिलाफ लगते हैं, कानपुर में पिटता वो है, और उसके बावजूद केस भी मुसलमानी पे लग जाता है। और उन लोगों को जिनको मीडिया दिखा देता है और वो बिल्कुल पिक्चर क्लियर आ जाती है, सबूत बन जाता है, उसको भी अगर पकड़ते हैं, जैसा आपने खुद कहा कि 24 घंटे के अंदर जमानत हो जाए। और कानपुर में तो जिन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में उस बेचारे गरीब मजदूर को मारा, और जिसकी बेटी रो रही थी लिपट करके, वो 5 साल की बेटी, थाने ही से जमानत दे दी। तो क्या ये जुर्म नहीं है? क्या इस हुकूमत के वजीर आजम, वजीर दाखिला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आंखें नहीं खुल रही? क्या वो सो रहे हैं? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा ये आतंकवादी वो पाल रहे हैं? और ये दोहरा किरदार है कि अपने मुल्क में तो तुम आतंकवादी पालो धर्म के नाम पर,
और दूसरे मुल्क में अगर कोई अपने मजहब के नाम पर हुकूमत करे, उसे कहो तुम के आतंकवादी है। ये दोहरा किरदार अब इस दुनिया में नहीं चलता, क्योंकि सोशल मीडिया हर आदमी के हाथ में है। अब तुम्हारे ये खरीदे हुए चैनलों के भरोसे दुनिया नहीं चल रही है। हर आदमी को मालूम है कि सच्चाई ज़मीन पर क्या है। कोई कुछ भी बकता रहे अपने स्टूडियो में बैठ करके, किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर आदमी के हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है, उसे पता है कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है। इसलिए अब्दुल रहमान साहब, तो कहीं ना कहीं ये मान के चला जाए कि ये जो मोदी मीडिया मातम मना रहा है, ये मगरमच्छ के आंसू है, और ये अफगानियों के कंधे पर रख करके दुनिया को, इंटरनेशनल बिरादरी को बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश है कि साहब देखिए हमें तो अफगानों से कितना प्रेम है, अफगानिस्तान के पठानों से कितने। अबे हिंदुस्तान में तुम मुसलमानों का रोज कत्ल करते हो, हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रखा है तुमने मुसलमानों के खिलाफ, और अफगानिस्तानियों से तुम्हें इतनी मोहब्बत हो गई कि अचानक तुम्हारा दिल जो है वो फटा पड़ रहा है उनकी मोहब्बत में। ये तमाशा बंद करो, सच्चाइयों को कबूल करो। जैसे उन्होंने कहा था कि अगर, आज भी उनका बयान एक आया है, मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, जो उनका वहाँ पर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं शायद मुल्ला हिब्बतुल्लाह या अब्दुल गनी ब्रदर, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अगर कुछ मसाइल में अपने इख्तलाफात और मामलात हैं तो हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हम उसके बीच में नहीं हैं। अगर हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है तो उसका वेलकम है। इसके बावजूद अगर हम उनके साथ मुनाफिकत करें, पीछे से छुरी मारें या सामने से जो है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, उन्हें जलील करें। अरे भाई, वहाँ एयरपोर्ट पे भीड़ लग रही है इसलिए कि अमेरिका ने जो है वहाँ पर एक तमाशा पूरा खड़ा कर दिया, 6000 फौजी भेज दिए, और वो पूरे तमाम लोग के जो अमेरिका के लिए मुखबरी करते रहे हैं, मतलब या उनके लिए ट्रांसलेशन का काम करते रहे हैं, उनको वो इकट्ठा करके जहाज़ों में भर के अमेरिका ले जाएगा। तो जो बेचारे सीधे आवाम होते हैं, वो डरे हुए, जिनको डराया गया है इन्हीं मीडिया वालों ने, वो भी घबरा करके, और उनकी फैमिली वाले और रिश्तेदार वो भी उनके साथ के भाई भीड़ लगा दी वहाँ पे एयरपोर्ट पे। अब उसमें अभी तक तो उन्होंने चार्ज संभाला भी नहीं है, तालिबान ने, उन्होंने हुकूमत संभाली भी नहीं है। और ये वो सारे के वो जो अमेरिकन जहाज़ पे से गिर करके 3 आदमी मरे, वो भी तालिबान का गुनाह। वहाँ एयरपोर्ट पे भीड़ लग रही है, वो भी तालिबान का गुनाह। अशरफ गनी भाग गया छोड़ करके बगैर कोई मामला फाइनल किए हुए, वो भी तालिबान का गुनाह। तो भैया, जब तुम्हारे नज़दीक सारे गुनाह उनके हैं तो फिर बात काहे की करना चाहते हो? घर बैठो फिर। अब्दुल रहमान साहब, एक चीज और कही जाए, और नहीं तो करप्शन को लेकर जिस तरह से अभी डिप्लोमेटिक तरीका होता है देशों के, मुल्कों के बीच में, आप अपने दोस्त मुल्कों के खिलाफ सुबह से शाम तक गाली नहीं बकवाते अपने मीडिया से, अमेरिका के खिलाफ। अब्दुल रहमान साहब, मैं इस एक सवाल और करना चाहूंगा, जिस तरह से अभी ये सारा मीडिया और ये सारी सरकार, माफ कीजिएगा, सच्चाई ये है कि इजराइल से अगवान हो रही है। और आज तक एक जुमला सुना आपने कभी किसी गोदी मीडिया की ज़बान से कि इजराइल के खिलाफ एक जुमला बोला हो किसी ने या किसी मिनिस्टर ने? हिम्मत नहीं है। उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया था पूरा फ़लस्तीन अभी रमज़ान में, बच्चे मार डाले, मार डाली। लेकिन एक जुमला किसी की ज़बान पर विदेश नीति की अगर हम बात करते हैं, विदेश नीति की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि रशिया ने बिल्कुल ये कह दिया है कि हम साथ खड़े हैं, अपना सफारत खाना बंद नहीं करेंगे। चाइना का जहां तक सवाल है, वो बाकायदा कॉरिडोर का उसने ऐलान कर दिया है, बड़ा कॉरिडोर बनाएगा। खबरें मैंने जो देखी हैं और मैं जो समझा उन खबरों को देख करके कि जैसे ही ये गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया और जाने कितने यूरोपियन मुल्क उन्हें फ़ौरन तस्लीम करने जा रहे हैं। और जो आगे बढ़ के भैया पहल कर लेगा, उसकी दोस्ती पक्की हुआ करती है। बाद में आने वाली बारात तो फिर बारात होती है, दुल्हा के साथ जो आते हैं उनकी इज्जत अलग होती है। तो इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी की खामोशी को किस तरह? नरेंद्र मोदी की खामोशी को मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चाहा था कि मैं अपनी हैकड़ी के साथ, अपनी अकड़ के साथ, जैसे मैं हिंदुस्तान को चला रहा हूँ, चूँकि मेरे पास 350 MP हैं, जैसे मेरी हुकूमत में मेरे ना वो कोई वजीर कुछ बोल सकता ना, वैसे ही इंटरनेशनल मामले में मैं कर लूँगा। चूँकि ये तो अफ़गानिस्तान जो है दबा कुचला सा मुल्क है, छोटा सा है। वो कौन अशरफ गनी जो है वो हर वक्त इनके जो है जूते सीधे करने में लगा रहता था। ये समझते थे कि तालिबान को भी ऐसा ही कर लेंगे। इनकी समझ में इतनी सी बात नहीं आई कि जिन्होंने दुनिया की सुपर पावर को, एक नहीं 2-2 सुपर पावर को धूल चटा दिए,
औकात बता दिए दो सुपर पावर को, और साथ में 44 मुल्क और जो यूरोप के उनके दोस्त और साथी थे, सारे एक का बावा एक, सबके पास हाईएस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी डिफेंस में एक से एक बढ़कर, उसके बावजूद सबको उन्होंने धूल चटा दी। इनकी समझ में इतनी सी बात नहीं आई कि इनसे हेकड़ी से बात नहीं होगी। इनसे अगर बात करनी है, इनसे अगर दोस्ती करनी है, इनसे मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी बैठ के, मुनाफकत को एक तरफ रख करके। सीधे सीधे प्यार से, प्यार की भाषा समझते हैं वो लोग, वो हेकड़ी नहीं देखते किसी की भी। तो अब्दुर्रहमान साहब, जिस तरह के उनके लीडर्स के बयान आ रहे हैं भारत को लेकर, बहुत ही सॉफ्ट उनका रवैया अभी तक देखने में आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भारत की उनकी तय पहल वो ये दर्शाती है कि जो 100 साल से आरएसएस ने यहाँ मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत का जहर घर घर में बोया हुआ है, बच्चे बच्चे के दिमाग में वो नफरत जो इन्होंने ठोस रखी है, तो अब इन्हें जो है इनके गले में वो मेंढक फंस गया, ना निगलने को बन रही है ना उगलने को बन रही है। कई अरब, कई सौ, 2,500 करोड़ डॉलर से ज्यादा का सरमाया लगा हुआ है वहां पर अफगानिस्तान में। 2,500 करोड़ डॉलर से ज्यादा का सरमाया वहां पे लगा हुआ है। अब वो बर्बाद होता है, और फिर जो ताल्लुकात हैं मुस्तकबिल में, भाई इस खित्ते में रहना है, चाइना से मामला ठीक नहीं रखते, तुम पाकिस्तान से कभी ठीक नहीं रखते। हमने तो पहले भी कहा, बार बार कहा, पाकिस्तान से भी कहा, इनसे भी कहा कि भाई क्या मुसीबत है तुम लोग जो है आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए हर वक्त डिफेंस में जो है ये करोड़ों रुपए का सरमाया बर्बाद करते हो। अरे अपने लोगों, तुम आपस में पहले समझौते करो कि हम लड़ेंगे नहीं किसी भी बात पे, जो मामला है उनको बैठ के हल कर लो, और उसके बाद एक तय कर लो मुआहिदा कि हमें कभी लड़ना नहीं है। अपने लोगों के लिए रोजगार करो, उनकी सेहत का इंतजाम करो, उनकी पढ़ाई का इंतजाम करो, उनके कारोबार का इंतजाम करो, देखो फिर क्या खुशहाली और तरक्की आती है। लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे, पाकिस्तान को गाली बकेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान को गाली बकेगा, करोड़ों रुपए का बेईमानी का करप्शन वो करके खाएंगे डिफेंस के मामले में, और अरबों खरबों रुपए का यहाँ खाया जाएगा बेईमानी से। ये जो बड़े बड़े ऑफिसर देखते हैं ना, आप बैठते हैं एक्सपर्ट बन बन करके, और रिटायर कर्नल, जनरल, कर्नल, ये तमाम बेईमान करप्ट हैं। कश्मीर के नाम पर जो है हजारों करोड़ डॉलर खा लिया है इन लोगों ने करप्शन में, ये सारे करप्ट हैं। ये जब नौकरियों में आते हैं शकील भाई, इनकी हैसियत 20-30 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होती, और जब रिटायर होकर के जाते हैं ना, कोई 500 करोड़ का होता है, कोई 1000 करोड़ का होता है, कोई 2000 करोड़ का होता है, कोई 10,000 करोड़ का होता है। कहां से आ रहा है ये सरमाया? जमीन में से खोद के निकाल लेते हो या आसमान से बरस रहा है? ये सब बेईमानी और करप्शन का पैसा है। इस मुल्क के डिफेंस के नाम पर, इस मुल्क की सिक्योरिटी के नाम पर इस कदर बड़ा घपला होता है कि किसी काम में इतना बड़ा घपला नहीं किया जाता, इतना बड़ा करप्शन नहीं होता। और बस सारे, शुक्रिया अब्दुर्रहमान आबिद साहब हमसे बात करने के लिए। सारे करप्शन पर पर्दा डालने के लिए हिंदू मुसलमान कर दो, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और फला। तो मैं ये कहना चाहूँगा आखिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, कि जनाब वाला होश के नाखून लीजिए, दुनिया के रुख को देखिए। अरे जब अमेरिका खुद वो इशारे दे रहा है कि मैं कबूल करने को तैयार हूँ, अमेरिका जिसने वहाँ पर सारी जंग लड़ी थी जा करके, जो इस सारे फसाद की जड़ था, वो तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ, और आप जो है सुबह शाम उसको अपने मीडिया से गाली बकवा रहे हैं। क्या उनको पता नहीं चलता? क्या वो लोग देखते नहीं हमारे मीडिया चैनलों को? वो सारा देखते हैं। सुल्तान शाहीन ने कहा भी था, वो TV9 भारत जो है, जो अमित शाह के बेटे का भी पैसा लगा हुआ है, उसी टीवी चैनल पे कहा था उसने, सुल्तान शाहीन ने बैठ कर गए कि तुम लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हो और ये गलत है, तुम्हें इसका नुकसान होगा। इसके बावजूद हमें समझना है। तो शुक्रिया अब्दुर्रहमान आबिद साहब हमसे बात करने के लिए। ये थे अब्दुर्रहमान आबिद साहब जो हमसे बात कर रहे थे, खासतौर से भारतीय मीडिया का जो रवैया है, और उसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार की जो विदेश नीति है उसको लेकर के पूरी दुनिया में शकील हो रही है, और लोग सवाल कर रहे हैं कि मेरे सामने बहुत से मैसेज, बहुत से ट्वीट, बहुत से वो आरएसएस वालों के, बीजेपी वालों के, और बहुत से हमारे ऐसे जर्नलिस्टों के जो बेचारे अब तक जिनकी इमेज इंसाफ पसंद जर्नलिस्टों की रही है, वो भी इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं कि साहब वो मुसलमान तालिबान की को कंडेम करें, तालिबान की मजम्मत करें, तालिबान के खिलाफ है। क्यों आए भाई हम तालिबान के खिलाफ? तालिबान हमें कुछ नुकसान कर रहे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान का नुकसान किया, कुछ हिंदुस्तान पे हमला किया, उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया, हम काहे के लिए? हम तो उनको गालियां बकें और तुम जाकर के जो है बैकडोर से उनकी गलबैयां करो और हमें बेवकूफ़ बनाओ।
तो सोशल मीडिया पर दो बातें सोशल मीडिया पर खास तौर से चलाई जा रही है, इसे उठा के रखना पड़ेगा और नेक नियति के साथ, अच्छे पड़ोसी के तरह, जैसे अशरफ गनी के साथ और उससे पहले करजई के साथ जिस तरह से ताल्लुकात बनाए थे, उन ताल्लुकात को उसी तरह से या उनमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल करते हुए उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं समझता हूं कि अगर कोशिश की जाए अभी भी किया जा सकता है, गुंजाइश बहुत है, रास्ते खुले हुए हैं अभी। लेकिन शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब हमसे बात करने के लिए। उसको पूरा कह लो और तालिबान को गाली दे लो और इमरान खान को गाली दे लो, इससे बातें नहीं बनती। अरे भाई, इमरान खान ने अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक उनको बातचीत की टेबल पर ला के बिठाया है, आपको सब कुछ पता है। उसके बावजूद आप इमरान खान को भी गाली बके चले जा रहे हो, पाकिस्तान को भी गाली और तालिबान को भी। तो ऐसे थोड़ा ही ना होती है भाई फॉरेन डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लो। शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब हमसे बात करने के लिए। ये थे अब्दुल रहमान आबिद साहब जो हमसे बात कर रहे थे, खासतौर से जिन्होंने जो जिक्र किया गया इस पूरे प्रोग्राम में कि इंडियन मीडिया का जो रवैया है पिछले एक हफ्ते से, जिस तरह से तालिबान को उसी अंदाज में पेश किया जा रहा है जो 20 साल पहले का तालिबान था, और तालिबान जिस तरह से अपना सॉफ्ट कॉर्नर भारत को लेकर रख रहा है, बार बार बयानात आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो डिप्लोमेसी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है। हमारी सरकार के जरिए, हमारे प्रधानमंत्री के जरिए जिस तरह से खामोशी है पिछले एक हफ्ता से, वो काफी सोचने वाला विषय है और सवालात खड़े करता है कि आखिर हम फॉरेन पॉलिसी पर अपने आप को कहां देखते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।